प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। पीएम मोदी ने 19 नवंबर को कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बड़ा बयान, कहा कृषि कानूनों को रद्द करने से खत्म नहीं होगा मोदी सरकार के प्रति किसानों का अविश्वास। आगामी चुनावों में बीजेपी को भुगतने पड़ेंगे नतीजे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा, यूपी के सभी जिलों में हमारी पार्टी चुनावी अभियान में लग गई है। मोदी सरकार ने कृषि कानून वापस लेकर सही किया, लेकिन अब किसानों के साथ बातचीत को ज्यादा नहीं लटकाना चाहिए। किसानों के अल्टीमेटम के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कार्यक्रम रद्द किया। टिकैत ने लखीमपुर में चीनी मिल के उद्घाटन समारोह में टेनी के जाने का विरोध करने का ऐलान किया था। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे का आज तीसरा दिन। शाम 5 बजे ममता की पीएम मोदी से मुलाकात। त्रिपुरा हिंसा और बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का उठाएंगी मुद्दा। कांग्रेस को तगड़ा झटका। दिल्ली में ममता बनर्जी की मौजूदगी में कांग्रेस नेता कीर्ति शाह आजाद, अशोक तंवर और पूर्व जेडीयू सांसद पवन वर्मा टीएमसी में शामिल हुए। ममता बोले, बीजेपी को हराना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता। दिल्ली में गीतकार जावेद अख्तर और सुधींद्र कुलकर्णी भी ममता बनर्जी से मिले। सुधींद्र कुलकर्णी के भी टीएमसी में शामिल होने की चर्चा। टीएमसी में शामिल होने के बाद बोले पवन वर्मा, 2024 में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर ममता बनर्जी केंद्र में होंगी, चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में। कीर्ति आजाद का बयान, कहा ममता बनर्जी ने जमीन पर उतरकर लड़ाई लड़ी है। मेरी भी हमेशा लोगों के लिए जमीन पर उतरकर लड़ाई लड़ने की कोशिश रही है। एबीपी न्यूज पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन बोले, ममता और बीजेपी के बीच साठगांठ। ममता बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस को तोड़ने में लगी है। ईडी और सीबीआई के भय से ममता डर गई हैं और इसलिए दिल्ली दौरा है। चलिए कुछ और सियासी खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार में। यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बनी। आज गठबंधन का ऐलान भी संभव। अखिलेश यादव का ट्वीट, लिखा जयंत जी के साथ बदलाव की ओर। जयंत ने लिखा बढ़ते कदम। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी को समाजवादी पार्टी 30 से 35 सीट दे सकती है। जयंत चौधरी ने डिप्टी सीएम का पद भी मांगा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव बोले, देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या। यूपी के लिए समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा काम किया। यूपी के जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का कल शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नाम होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यूपी देश का पहला राज्य होगा जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के शिलान्यास की तैयारियों का जायजा लिया। अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा कुछ लोग अकल से पैदल हो गए हैं, हर प्रोजेक्ट पर अपने दावे पेश करते हैं। कानपुर में सीएम योगी का ओवैसी पर हमला, कहा समाजवादी पार्टी का एजेंट बनकर ओवैसी बिगाड़ रहे हैं माहौल। लोगों को भड़काया तो चाचा जान अब्बा जान से सख्ती से निपटेगी सरकार। कानपुर में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में जेपी नड्डा का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा समाजवादी पार्टी परिवारवाद से प्रेरित। जिन्ना को याद करने वालों को राष्ट्रवादी मुंहतोड़ जवाब देंगे। मिशन यूपी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सिख वोटरों को साधने की कवायद। कानपुर के गुरुद्वारे में सीएम योगी के साथ मत्था टेका। यूपी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए एक्शन में बीएसपी सुप्रीमो मायावती। पार्टी कैडरों के साथ बैठक में 86 सुरक्षित सीटों को जीतने की रणनीति पर मंथन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज से 2 दिवसीय कानपुर दौरा। आज चौधरी हरमोहन सिंह यादव की जयंती समारोह में करेंगे शिरकत। कल हरकोट बटलर प्रौद्योगिक विद्यालय के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मिशन यूपी। 25 नवंबर को सीतापुर और 27 नवंबर को जौनपुर में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को करेंगे संबोधित, देंगे जीत का मंत्र। पंजाब में शिक्षकों से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा वादा। गेस्ट टीचर्स को पक्की नौकरी देने समेत 8 गारंटी दी। कहा सरकार बनते ही शिक्षकों के सारे खाली पद भर दिए जाएंगे। पंजाब में कांग्रेस पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। बोले, अगर हम कचरा लेना शुरू कर दें तो कांग्रेस के 25 विधायक आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। 2 से 3 सांसद भी हमारे संपर्क में हैं।
और अब कुछ और खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में। अरविंद केजरीवाल के बयान पर पंजाब के डिप्टी सीएम ओपी सोनी का पलटवार। कहा, कांग्रेस के विधायकों का तो पता नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी के काफी विधायक कांग्रेस में आने के लिए उतावले हैं और बहुत से आ गए हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का पोस्टर जारी किया। लिखा, नकली केजरीवाल। सोमवार को केजरीवाल ने रैली में कहा था, मेरी नकल कर चन्नी कर रहे हैं ऐलान। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल का अरविंद केजरीवाल को चैलेंज। कहा, वो जो ऐलान पंजाब में कर रहे हैं पहले उसे दिल्ली में लागू करें। चन्नी भी झूठ बोल रहे हैं और केजरीवाल झूठ पर निर्भर है। पंजाब में कृषि कानूनों की वापसी भी नहीं दूर कर पाएगी बीजेपी। अकाली दल की दूरी। सुखबीर सिंह बादल ने कहा, बीजेपी से नहीं मिलाएंगे हाथ, सिर्फ बीएसपी के साथ गठबंधन। पंजाब में चरम पर सियासी झगड़ा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर बोला हमला। कहा, अकाली दल से मैं नहीं चन्नी मिले हुए थे। 2007 में निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद चन्नी ने अकाली दल को समर्थन दिया था। राजस्थान में धार्मिक यात्रा के बहाने वसुंधरा राजे का शक्ति प्रदर्शन। लंबे अरसे के बाद सार्वजनिक मंच पर दिखी। मेवाड़ संभाग की 3 दिन की यात्रा पर निकली। कोरोना काल में मरने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के परिजनों से करेंगी मुलाकात। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की किताब पर कोहराम। आतंकवाद पर अपनी ही पार्टी को घेरा। किताब में लिखा, मुंबई हमले के बाद भारत को तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए थी। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का कांग्रेस पर निशाना। कहा, तत्कालीन यूपीए सरकार ने देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया। कांग्रेस को देश की चिंता नहीं। मनीष तिवारी ने किताब में सच कबूला। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने मनीष तिवारी की किताब पर कहा, कांग्रेस राज में आतंक के खिलाफ कड़े फैसले लिए गए। मनीष तिवारी के विचार निजी हैं। लेकिन इस वक्त आपके लिए एक खुशखबरी। डीजल पेट्रोल की कीमतें और कम हो सकती हैं। कच्चे तेल की कीमतों के कारण आई महंगाई से निपटने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। कच्चे तेल के इमरजेंसी रिजर्व से 50 लाख बैरल तेल निकालने का फैसला किया गया है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि क्या देश के इमरजेंसी स्टॉक पर ही देश चल रहा है। सस्ता होगा पेट्रोल, कम होंगे डीजल के दाम, महंगाई पर होगी सर्जिकल स्ट्राइक। मोदी सरकार ने फैसला किया है कि रणनीतिक तेल भंडार से 50 लाख बैरल कच्चा तेल निकालेगी। ये पहला मौका है जब भारत अपने रणनीतिक रिजर्व से कच्चा तेल निकालने जा रहा है। हालांकि अभी तेल निकालने का वक्त सामने नहीं आया। फैसले के सामने आते ही सरकार पर हमले शुरू हो गए। टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा ने ट्वीट कर कहा, भारत ने इससे बुरे दौर में भी तेल के रिजर्व को छुआ नहीं। ये रणनीतिक भंडार राष्ट्रीय रक्षा के लिए है, न कि बाजार में दाम कम करने के लिए। मैं रिजर्व से तेल निकालने के फैसले से आश्चर्यचकित हूँ। रोज मिलने वाले पेट्रोल डीजल के लिए कच्चा तेल विदेश से आयात किया जाता है, जबकि रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व को आपातकाल के लिए स्टॉक रखा जाता है, ताकि प्राकृतिक आपदा या राष्ट्रीय सुरक्षा के वक्त इस्तेमाल इसे किया जा सके। आपको बता दें, भारत के पास ईस्ट और वेस्ट कोस्ट की 3 लोकेशन पर लगभग 3 करोड़ 80 लाख बैरल कच्चे तेल का स्टॉक है। इसमें से 50 लाख बैरल अब रिलीज किया जाना है। भारत में खपत के हिसाब से देखें तो ये सिर्फ 1 दिन की खपत के बराबर तेल है। पहली नजर में लगता है कि इसका महंगाई पर कोई असर नहीं होगा, पर ऐसा है नहीं। भारत सरकार द्वारा कच्चे तेल के रिजर्व को सीधे बाजार में जारी करने से कच्चे तेल के दाम पर या पेट्रोल डीजल के दाम पर सीधा असर फिलहाल नहीं पड़ेगा, लेकिन बड़ी तादाद में विश्व समुदाय के बाकी देशों के जरिए बड़ी मात्रा में बाजार में रिजर्व पेट्रोलियम को जारी करने से ओपेक देशों पर इसका दबाव पड़ेगा और भविष्य में उनके तेल उत्पादन बढ़ाने से कच्चे तेल के दाम घटेंगे, जिसका असर उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। यानी कि उनके लिए आने वाले भविष्य में पेट्रोलियम के दाम कम हो सकते हैं, पेट्रोल और डीजल सस्ते हो सकते हैं। डीजल के बड़े दाम का असर महंगाई बढ़ाता है, जिसे हर आम इंसान महसूस कर रहा है। यही वजह है कि भारत सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर एक्साइज में 10 रुपए कम किए। कई राज्यों ने वैट घटाकर लोगों को राहत दी। अब एक बार फिर आसार बन गए हैं कि जल्दी पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे और जिंदगी थोड़ा आसान होगी। दिल्ली से संवाददाता विकास भदौरिया की रिपोर्ट। वहीं सिर्फ भारत सरकार ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों ने ऐसा ही फैसला किया है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि इन फैसलों का असर आम पब्लिक को कम महसूस होगा।
बढ़ती महंगाई ने बेरूत में कुछ महीनों में आधी जनसंख्या को गरीब बना दिया है। ऐसा ही हाल दुनिया के हर देश में है। यही वजह है अपने अपने रिजर्व से तेल निकालने पर दुनिया के कई देशों में सहमति बनी है। अमेरिका ने भी अपने रिजर्व से 5 करोड़ बैरल तेल निकालने का फैसला किया है। अमेरिका दैनिक खपत का 2.5 गुना कच्चा तेल अपने रिजर्व से निकाल रहा है। भारत के मुकाबले अमेरिका अपने रिजर्व से 10 गुना तेल निकाल रहा है। अमेरिका में एक साल में तेल के दाम 1.5 गुना हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया है जल्द ही पेट्रोल के दामों पर इसका असर दिखेगा। वहीं ब्रिटेन ने 15 लाख बैरल तेल अपने रिजर्व से निकालने का फैसला किया है। ऐसा ही फैसला चीन, जापान और दक्षिण कोरिया कर सकते हैं। इससे कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ेगी, जिससे पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे और जिसका सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा। दरअसल कोरोना काल के बाद कच्चे तेल की मांग पूरी दुनिया में बढ़ गई, लेकिन तेल उत्पादक देशों ने उत्पादन नहीं बढ़ाया, जिससे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए और महंगाई पूरी दुनिया के लिए समस्या बन गई। उम्मीद की जा रही है दुनिया भर में प्रति बैरल कच्चे तेल के दाम $70 के आसपास आ जाएंगे, जिसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ेगा। लेकिन नजर तेल उत्पादक देशों के अगले कदम पर भी बनी हुई है। आंखों में आंसू और दिल में देश के लिए एक जज्बा। बेटे से दूर हो जाने का गम और शहीद बेटे का पर बहुत सारा गर्व। बारामूला में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए बिलाल अहमद को मरणोपरांत शौर्य चक्र दिया गया। शौर्य चक्र लेते समय एक मां के चेहरे ने पूरी कहानी बयां कर दी। पर एक संयुक्त कॉर्डन एवं सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लक्षित मकान में फंसे नागरिकों को सुरक्षित निकालने तथा आतंकवादियों को निरस्त करने के लिए श्री बिलाल अहमद मागरे ने स्वेच्छा से इस अभियान में हिस्सा लिया। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए श्री बिलाल अहमद निर्दोष नागरिकों को जब बाहर निकाल रहे थे, आतंकवादियों ने उन पर हथगोलों से हमला करते हुए अंधाधुंध गोलियों की बौछार शुरू कर दी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने आतंकवादियों का डटकर मुकाबला किया एवं कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बड़ा बयान, कहा कृषि कानूनों को रद्द करने से खत्म नहीं होगा मोदी सरकार के प्रति किसानों का अविश्वास। आगामी चुनाव में बीजेपी को भुगतने पड़ेंगे नतीजे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा यूपी के सभी जिलों में हमारी पार्टी चुनावी अभियान में लग गई है। मोदी सरकार ने कृषि कानून वापस लेकर सही किया, लेकिन अब किसानों के साथ बातचीत को ज्यादा नहीं लटकाना चाहिए। किसानों के अल्टीमेटम के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कार्यक्रम रद्द किया। टिकैत ने लखीमपुर में चीनी मिल के उद्घाटन समारोह में टेनी के जाने का विरोध करने का ऐलान किया था। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे का आज तीसरा दिन। शाम 5 बजे ममता की पीएम मोदी से मुलाकात। त्रिपुरा हिंसा और बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र पर उठाएंगे सवाल। कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली में ममता बनर्जी की मौजूदगी में कांग्रेस नेता कीर्ति झा आजाद, अशोक तंवर और पूर्व जेडीयू सांसद पवन वर्मा टीएमसी में शामिल हुए। ममता बोली, बीजेपी को हराना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता। दिल्ली में गीतकार जावेद अख्तर और सुगेंद्र कुलकर्णी भी ममता बनर्जी से मिले। सुधेंद्र कुलकर्णी के भी टीएमसी में शामिल होने की चर्चा। टीएमसी में शामिल होने के बाद बोले पवन वर्मा, 2024 में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर ममता बनर्जी केंद्र में होंगी, चाहे सत्ता में हो या फिर विपक्ष में। कीर्ति झा आजाद का बयान, कहा ममता बनर्जी ने जमीन पर उतरकर लड़ाई लड़ी, मेरी भी हमेशा लोगों के लिए जमीन पर उतरकर लड़ाई लड़ने की कोशिश रही है। एबीपी न्यूज पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले, ममता और बीजेपी के बीच साठगांठ, ममता बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस को तोड़ने में लगी है। ईडी और सीबीआई के भय से ममता डर गई, इसलिए दिल्ली दौरा है। यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बनी। आज गठबंधन का ऐलान भी संभव। अखिलेश यादव का ट्वीट, लिखा जयंत जी के साथ बदलाव की ओर। जयंत ने लिखा बढ़ते कदम। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी को समाजवादी पार्टी 30 से 35 सीट दे सकती है। जयंत चौधरी ने डिप्टी सीएम का पद भी मांगा है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव बोले, देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या। यूपी के लिए समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा काम किया। यूपी के जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का कल शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नाम होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यूपी देश का पहला राज्य होगा जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की शिलान्यास की तैयारियों का जायजा लिया। अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा कुछ लोग अकल से पैदल हो गए हैं, हर प्रोजेक्ट पर अपने दावे पेश करते हैं। कानपुर में सीएम योगी का ओवैसी पर निशाना, कहा समाजवादी पार्टी का एजेंट बनकर ओवैसी बिगाड़ रहे हैं माहौल, लोगों को भड़काया तो चाचा जान अब्बा जान में से सख्ती से निपटेगी सरकार। और अब आपको यूपी की राजनीति से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें बता देते हैं फटाफट अंदाज में। कानपुर में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में जेपी नड्डा का अखिलेश यादव पर हमला, कहा समाजवादी पार्टी परिवारवाद से प्रेरित, जिन्ना को याद करने वालों को राष्ट्रवादी मुंहतोड़ जवाब देंगे। मिशन यूपी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के सिख वोटरों को साधने की कवायद, कानपुर के गुरुद्वारे में सीएम योगी के साथ मत्था टेका। यूपी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए एक्शन में बीएसपी सुप्रीमो मायावती, पार्टी कैडरों के साथ बैठक में 86% सुरक्षित सीटों को जीतने की रणनीति पर मंथन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज से 2 दिवसीय कानपुर दौरा, आज चौधरी हरमोहन सिंह यादव की जयंती समारोह में करेंगे शिरकत, कल हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मिशन यूपी, 25 नवंबर को सीतापुर और 27 नवंबर को जौनपुर में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को करेंगे संबोधित, देंगे जीत का मंत्र। पंजाब में शिक्षकों से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा वादा, गेस्ट टीचर्स को पक्की नौकरी देने समेत 8 गारंटी दी, कहा सरकार बनते ही शिक्षकों के सारे खाली पद भरेंगे। पंजाब में कांग्रेस पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, बोले अगर हम कचरा लेना शुरू कर दें तो कांग्रेस के 25 विधायक आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, 2 से 3 सांसद भी हमारे संपर्क में हैं। अरविंद केजरीवाल के बयान पर पंजाब के डिप्टी सीएम ओपी सोनी का पलटवार, कहा कांग्रेस के विधायकों का तो पता नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी के काफी विधायक कांग्रेस में आने के लिए उतावले हैं और बहुत से आ गए हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का पोस्टर जारी किया, लिखा नकली केजरीवाल। सोमवार को केजरीवाल ने रैली में कहा था मेरी नकल कर रहे हैं चन्नी। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल का अरविंद केजरीवाल को चैलेंज, कहा वो जो ऐलान पंजाब में कर रहे हैं पहले उसे दिल्ली में लागू करें, चन्नी भी झूठ बोल रहे हैं और केजरीवाल झूठ पर निर्भर हैं। पंजाब में कृषि कानूनों की वापसी भी नहीं दूर कर पाएगी बीजेपी अकाली दल की दूरी, सुखबीर सिंह बादल ने कहा बीजेपी से नहीं मिलाएंगे हाथ, सिर्फ बीएसपी के साथ गठबंधन। पंजाब में चरम पर सियासी झगड़ा, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर बोला हमला, कहा अकाली दल से मैं नहीं चन्नी मिले हुए थे। 2007 में निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद चन्नी ने अकाली दल को समर्थन दिया था। और आइए कुछ और अहम खबरों पर आपको अपडेट्स दे देते हैं फटाफट अंदाज में। राजस्थान में धार्मिक यात्रा के बहाने वसुंधरा राजे का शक्ति प्रदर्शन, लंबे अरसे के बाद सार्वजनिक मंच पर दिखी। मेवाड़ संभाग की 3 दिन की यात्रा पर निकली। कोरोना काल में मरने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के परिजनों से भी मुलाकात करेंगी। राजस्थान में नवगठित मंत्री परिषद की आज पहली बैठक होगी, शाम 4 बजे होगी मीटिंग। मंत्रियों के विभाग का बंटवारा हो चुका है। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने बिना शादी लिव इन में रहने को बताया अवैध, कहा इस पर कानून लाने की कोशिश करेंगे। लिव इन रिलेशनशिप से नई पीढ़ी बहक रही है। मध्य प्रदेश की घुटना तोड़ पॉलिटिक्स, दिग्विजय सिंह ने बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा को दी चुनौती, कहा आ रहा हूं आपके घर, हिम्मत हो तो मेरे घुटने तोड़ देना। शर्मा ने कहा था अगर आपके घर कोई कांग्रेस नेता आए तो घुटने तोड़ देना। आज बिहार में नीतीश कुमार के 15 साल के शासन का जश्न मनाएगी जेडीयू। एक साथ 40 जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन, जनता के बीच रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज जम्मू कश्मीर को देंगे सौगात। जम्मू संभाग में 5000 करोड़ की 25 हाईवे परियोजनाओं की नींव रखेंगे। डोडा में होगा मुख्य कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार का केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कि सीएटी का तोहफा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने श्रीनगर में कैट की दूसरी बेंच का उद्घाटन किया, तो वहीं राज्य के 7 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को होगा इससे फायदा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की किताब पर कोहराम, आतंकवाद पर अपनी ही पार्टी को घेरा। किताब में लिखा मुंबई हमले के बाद भारत को तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए थी।
बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का कांग्रेस पर निशाना, कहा तत्कालीन यूपीए सरकार ने देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया। कांग्रेस को देश की चिंता नहीं, मनीष तिवारी ने किताब में सच कबूला है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने मनीष तिवारी की किताब पर कहा, कांग्रेस राज्य में आतंक के खिलाफ कड़े फैसले लिए गए, मनीष तिवारी के विचार निजी हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या के मामले पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई, प्रकाशन और बिक्री पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की गई है। त्रिपुरा मामले में ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, कल होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव टालने से कोर्ट का इनकार। टीएमसी ने राजनीतिक हिंसा का हवाला देकर चुनाव टालने की मांग की थी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को रोकने के प्रयासों को लेकर असंतोष व्यक्त किया था। दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम खत्म करने और स्कूलों को फिर से खोलने पर आज केजरीवाल सरकार लेगी फैसला। पिछले कुछ दिनों से प्रदूषण के चलते बंद हैं स्कूल्स और सरकारी दफ्तर। झारखंड की राजधानी रांची में पीटी परीक्षा के नतीजों को लेकर अब असफल छात्रों ने मार्च निकाला। छात्रों के बेकाबू होने के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बीजेपी विधायक विक्रम सिंह का थाने के अंदर धरना प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी के नेताओं से हुआ था झगड़ा। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के लिए थाने में हंगामा किया। दिल्ली के कस्तूरबा अस्पताल के डॉक्टर्स की चेतावनी, सैलरी को लेकर पूर्ण हड़ताल पर जा सकते हैं डॉक्टर्स। पिछले 3 महीने से नहीं मिल रही है सैलरी। हड़ताल कर रहे डॉक्टर्स की मीटिंग, समिति के अधिकारियों के साथ हुई बातचीत। मीटिंग में डॉक्टरों से हड़ताल वापस लेने का आग्रह, समाधान निकालने का आश्वासन। जम्मू कश्मीर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान, कहा देश का पैसा लेकर फरार भगोड़ों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश से धारा 370 हटने के बाद अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है। शिवसेना सांसद भावना ग्वाली की आज ईडी के सामने होगी पेशी। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी पूछताछ के लिए समन जारी किया है। भावना 18 करोड़ रुपए की जालसाजी और धोखाधड़ी का आरोप। मुंबई में महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल परब के घर पर कुछ लोगों ने काला पेंट फेंका। हड़ताल के मुद्दे पर मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह को भगोड़ा घोषित करने के आदेश की कॉपी घर पर चिपकाई गई। 100 करोड़ की वसूली केस में पुलिस को परमवीर सिंह की तलाश है। परमवीर सिंह के खिलाफ दर्ज वसूली के एक केस के विशेष सरकारी वकील प्रदीप भरत ने महाराष्ट्र के सीएम, डीजीपी और थाने पुलिस को शिकायत की। जांच अधिकारी पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। कहा जांच से जुड़ी जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं अधिकारी। तीनों कृषि कानून वापस लेने के बिल को आज कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होनी है, जिसमें यह फैसला लिया जा सकता है कि अब कृषि कानून को किस तरीके से रद्द किया जाए। देखिए, तीनों कृषि कानूनों को एक ही बिल के जरिए वापस करने की योजना है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून को वापस लेने के ऐलान के साथ किसानों से जो वादा किया था, उसे पूरा करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो सकती है। आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस बैठक में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए बिल को मंजूरी मिल सकती है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार एक ही बिल पेश करेगी। बिल का नाम होगा फार्म लॉज रिपील बिल 2021। संसद सत्र के पहले ही दिन लोकसभा में ये बिल पेश होने की संभावना है। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। इस बिल को कैबिनेट की मंजूरी के बाद संसद के दोनों सदनों में पारित करवाया जाएगा। दोनों सदनों में बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही तीनों कृषि कानून निरस्त हो जाएंगे। सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द किसान आंदोलन खत्म हो, लेकिन आंदोलन से जुड़े किसान अभी इस मूड में नजर नहीं आ रहे। आंदोलन खत्म करने के सवाल पर राकेश टिकैत का क्या कहना है, वो सुनिए। जब आ जाएगा जब बताएंगे। अभी एमएसपी का भी एक बड़ा सवाल है। जो 700 किसान शहीद हुए, उनका भी एक बड़ा सवाल है। वो भी सवाल है हमारे सामने। एमएसपी को लेकर कानून के साथ साथ किसानों की मांग है कि विद्युत अधिनियम संशोधन बिल का ड्राफ्ट वापस हो, लेकिन सरकार ने संसद में इसे पेश करने के लिए लिस्ट में शामिल किया है। यहाँ इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि 18वें नंबर पर इस बिल का जिक्र है, जिसमें लिखा है द इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021।
उधर किसानों को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस इसे अपनी जीत के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रही है। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके संसद की कार्यसूची का पन्ना सामने रखा है, जिसमें 25 नंबर पर इसका जिक्र है और लिखा है फार्म लॉज रिपील बिल 2021। साथ ही सुरजेवाला ने लिखा है खेती कानूनों की वापसी का बिल संसद में लाने के लिए आपके त्याग, तपस्या, बलिदान और अनुशासन के सामने पूरा देश नतमस्तक है। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। देखिए, कृषि कानून की वापसी के ऐलान किसानों की बड़ी जीत है। किसानों को एक और जीत मिली है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और टेनी आज जिस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर जाने वाले थे, अब उन्होंने वो कार्यक्रम रद्द कर दिया है। लेकिन अब टेनी की बर्खास्तगी को लेकर मांग तेज हो गई है। एक दिन पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने मंच से टेनी को अल्टीमेटम दिया और उसके कुछ ही घंटे बाद ये खबर आ गई, लखीमपुर में चीनी मिल के उद्घाटन समारोह का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और टेनी के पीआरओ अमित मिश्रा का बयान आया कि मंत्री जी की जगह उनके प्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल होंगे। आंदोलन कर रहे किसानों के लिए ये भी एक तरह की जीत है, जब उनकी चुनौती के बाद अजय मिश्रा और टेनी ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। लेकिन किसान अभी इस बात पर अड़े हैं कि मंत्री की बर्खास्तगी कब होगी। नहीं देखे ना, अभी पार्लीमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 750 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ MSP ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ तय नहीं ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜੇ किसान इत्थों नहीं जाएंगे। और आइए अब बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब की राजनीति में पैर जमाने के बाद केजरीवाल अब वहां चुनावी जंग जीतने की कोशिश में है। 2 दिनों से पंजाब में मौजूद हैं केजरीवाल और जमीन पर खूब मेहनत भी कर रहे हैं। कभी चुनावी वादे कर रहे हैं तो कभी विरोधियों को नकली केजरीवाल बता रहे हैं। पंजाब की राजनीति में केजरीवाल ने प्रचार का अनोखा आइडिया निकाला है, नकली केजरीवाल का। सीएम चन्नी पर हमले के सहारे केजरीवाल ने असली और नकली केजरीवाल की जंग छेड़ दी है। इसे आप पंजाब में प्रचार के केंद्र में खुद को स्थापित करने की कोशिश भी कह सकते हैं। एक दिन पहले कांग्रेस पर वार किया था, ये कहकर कि सीएम चन्नी नकली केजरीवाल हैं, और अब नकली केजरीवाल वाला पोस्टर ही जारी कर दिया। आजकल पंजाब में एक नकली केजरीवाल घूम रहा है। मैं जो भी पंजाब में आके वादा करके जाता हूं, वो 2 दिन बाद वही बोल देता है। करता नहीं है, करता नहीं है, नकली है। इसलिए सवाल है कि क्या चुनाव से ऐन पहले नकली केजरीवाल के नारे से केजरीवाल पंजाब के चुनावी प्रचार को खुद के इर्द गिर्द रखना चाहते हैं। फ्री बिजली, पानी, तीर्थ यात्रा से लेकर ऑटो वालों तक से वादे करने में चन्नी ने केजरीवाल की नकल की है। यही आरोप आम आदमी पार्टी कांग्रेस के सीएम पर लगा रही है। आपके नकली केजरीवाल वाले हमले का जवाब कांग्रेस ने भी दिया है, चाइनीज खिलौने का इस्तेमाल कर। लोग जान चुके ने, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਹੋ। ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆ, पर उनकी गारंटी नहीं, वो घरे आउंदा ही खराब हो जाता है। असली नकली केजरीवाल की इस लड़ाई में ये कोशिश भी है कि चुनावी जंग को केजरीवाल बनाम कांग्रेस बनाया जाए। नकली केजरीवाल के सहारे सीएम चन्नी पर हमले के बाद अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के लिए कचरा शब्द का इस्तेमाल किया है। देखिए, हर पार्टी में होता है कि जिसको टिकट नहीं मिलती वो नाराज हो जाते हैं, उनको मनाने की कोशिश की जाती है। कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ लोग नाराज होकर दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, पर हम उनका कचरा लेना नहीं चाहते। अमृतसर में केजरीवाल ने यह बड़ा दावा किया कि कांग्रेस के 25 विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में हैं। अपने 2 विधायकों के गंवाने के बदले कांग्रेस के 25 विधायक तोड़ने की चुनौती दे रहे हैं। लेकिन लड़ाई कांग्रेस और आप के बीच ना रह जाए, इसके लिए अकाली दल भी कोशिश कर रही है। दोनों ही पार्टियों को कोस रही है, झूठा बता रही है। मैं बेनती करता केजरीवाल ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ।
ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਝੂਠੀ ਖਾਧੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਚੰਨੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਵੇਂ केजरीवाल झूठ से निर्भर होया पिया। और अब भोपाल में चल रहे सियासी उठापटक की भोपाल में घुटना तोड़ पॉलिटिक्स फिर राम पर लौट आई है। दिग्विजय रामधुन के साथ बीजेपी विधायक के घर पहुंच रहे हैं। वहीं बीजेपी विधायक ने राम मंदिर की तस्वीरों के साथ पंडाल सजा लिया है। क्या है माजरा, आप भी देखिए। घर बीजेपी विधायक का, तैयारी कांग्रेस नेता के स्वागत की। चौंक गए, पर यही है राजनीति। भोपाल के बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा तैयारियों में जुटे हैं, वो भी अपने कट्टर विरोधी कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के लिए। पंडाल सजाया गया है, जगह जगह श्री राम जी के पोस्टर लगाए गए हैं, रामधुन की तैयारी भी है, साथ ही चिढ़ाने के लिए राम मंदिर की तस्वीरें भी हैं। दिग्विजय सिंह जी अगर रामधुन करने आ रहे हैं तो ये तो मेरा परम सौभाग्य है ना, जो राम का जिंदगी भर विरोध करती रही, जो कांग्रेस राम का प्रमाण मांगती रही, जो राम को काल्पनिक बताती रही, जिंदगी भर जिनका राम का विरोध में जिंदगी गुजरी हो, रामेश्वर शर्मा के किसी भी बयान के कारण अगर वो राम भक्त बनते हैं, राम धुन में अगर वो लगते हैं, श्री राम जय जय राम की धुन गाते हैं, तो ये रामेश्वर शर्मा की जिंदगी धन्य होने का अवसर है। दरअसल बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के विवादित बयान के बाद दिग्विजय ने विधायक के घर आकर राम भजन गाने की बात कही थी। दिग्विजय ने अपने ट्विटर पर लिखा था, मैं कांग्रेसी हूं, जिसमें ताकत हो तो मेरे घुटने तोड़ दे। मैं गांधीवादी हूं, हिंसा का जवाब अहिंसा से दूंगा। 24 नवंबर को मैं महात्मा गांधी की मूर्ति से रामेश्वर शर्मा के घर जाऊंगा। उनके घर जाकर प्रभु से उन्हें सद्बुद्धि देने के लिए 1 घंटे तक रामधुन करूंगा। दिग्विजय के इस ट्वीट के पीछे था विधायक रामेश्वर शर्मा की घुटना तोड़ पॉलिटिक्स का विवादित बयान। दिग्विजय सिंह जी की कोई भी चमचे हो या कांग्रेस का कोई भी नेता हो, अगर गरीबों के साथ ठगी करेगा, दलाली करेगा, सरकारी योजनाओं में लेत लाली करेगा, तो नागरिकों का अधिकार है, अपने अधिकारों का सुरक्षित करो और ऐसे अपराधियों के टांगे तोड़ दो। घुटना तोड़ने से लेकर बात स्वागत तक आ गई है। यही है, इसीलिए कहते हैं राजनीति जो कराए कम है। है और अब एक अहम सवाल कि क्या भारत में बैन होगी क्रिप्टो करेंसी। दरअसल भारत में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए सरकार शीतकालीन सत्र में विधेयक ला रही है और इस खबर के सामने आने के बाद क्रिप्टो करेंसी के बैन होने की आशंका फैल गई, जिसके बाद क्रिप्टो बाजार में भारी गिरावट हुई है। बढ़ते क्रिप्टो करेंसी का बाजार अचानक ही धड़ाम हो गया। पिछले कुछ वक्त में क्रिप्टो करेंसी के बाजार में कई ऐप्स और एक्सचेंज कूद गए थे, जिसके बाद वित्तीय सिस्टम को लेकर डर सताने लगा था। इसी डर के इलाज के लिए नया बिल शीतकालीन सत्र में आने वाला है। इस बिल को क्रिप्टो करेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 नाम दिया गया है। इसका मकसद आरबीआई के डिजिटल मुद्रा का रास्ता साफ करना है। बिल में सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन करने का प्रावधान है। इस बिल की खबर सामने आते ही बिटकॉइन मार्केट में भूचाल आ गया। 24 घंटे में बिटकॉइन 10.75% गिरी, इथेरियम 7.07% गिरी, टीथर में 12.25% की गिरावट आई, कार्डेनो में 13.25% की गिरावट आई, रिपल में 9.84% की गिरावट आई। यही हाल लगभग दूसरी क्रिप्टो करेंसी में भी है। भारत में क्रिप्टो करेंसी के लगभग 10 करोड़ उपभोक्ता हैं। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिटकॉइन को युवा पीढ़ी के लिए खतरा करार दिया था। टेक क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन फॉर एग्जाम्पल, इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑल डेमोक्रेटिक नेशंस वर्क टुगेदर on this and ensure it does not end up in wrong hands which can spoil our youth. आरबीआई पहले ही क्रिप्टो करेंसी को देश के वित्तीय सिस्टम के लिए खतरा बता चुकी है। ऐसे में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की जरूरत महसूस की जा रही है, जो नए बिल से संभव होगा। अब बात करें बंगाल की। देखिए, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे का आज है तीसरा दिन। आज शाम 5 बजे दिल्ली में पीएम मोदी से ममता बनर्जी की मुलाकात होने वाली है, जहां ममता त्रिपुरा हिंसा और बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का मुद्दा उठाएंगी। तो देश के लिए आज बीजेपी के हराने के लिए ये हमारा सबसे बड़ा फैसला है। जय हिंदुस्तान, जय हरियाणा, जय बांग्ला,
चाहे गोवा। दिल्ली आकर अपना दमखम दिखाने वाली दीदी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाली हैं। आज शाम 5 बजे ममता बनर्जी पीएम मोदी से मिल सकती हैं। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में वो त्रिपुरा हिंसा और बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का मुद्दा उठाएंगी। वो दिल्ली आने से पहले ही इसका जिक्र कर चुकी हैं। আমি আজকে দিল্লি যাচ্ছি, আমার এই যাওয়াটা আগেই ছিল, ঠিক আপনারা জানেন যে আমার প্রধানমন্ত্রীর সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে পরশুদিন। আমার রাজ্যের কতগুলো ব্যাপার আছে, আর বিশেষ করে বিএসএফ এর ইস্যুটা নিয়ে আমি কথা বলতে যাচ্ছি। গায়ের জোরে এলাকা দখল করতে দেবো না। त्रिपुरा में बड़े पैमाने पर हिंसा को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या अनुच्छेद 355 कहां है, भारत सरकार द्वारा त्रिपुरा को कितने नोटिस भेजे गए हैं। दीदी एक तरफ त्रिपुरा में हुई हिंसा का मुद्दा उठा रही हैं, तो वहीं कांग्रेस और जेडीयू में सेंध लगाई है। ममता के दिल्ली दौरे के दूसरे दिन कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद, कांग्रेस के ही अशोक तंवर और जेडीयू नेता पवन वर्मा ने टीएमसी ज्वाइन कर ली है। इन बड़े चेहरों के टीएमसी में शामिल होने के साथ ही जावेद अख्तर और पूर्व बीजेपी नेता सुधींद्र कुलकर्णी ने भी ममता बनर्जी से मुलाकात की। ममता पश्चिम बंगाल में धमाकेदार जीत के बाद अब 2024 में अपनी मजबूत दावेदारी पेश करने में लगी हैं। इसी मिशन के तहत दूसरी पार्टियों के बड़े नेता टीएमसी में शामिल कराए जा रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस की नाराजगी भी सामने आ रही है। ममता बनर्जी दिल्ली आए हैं सियासी व्यापार करने के लिए, हम सब जानते हैं। सारे बंगाल लूट कर बंगाल से बोरे बोरे बोरिया भर कर पैसा लाए हैं खरीदने के लिए, खरीद परस्त हो रहे हैं। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि ममता खुद को 2024 के लिए मोदी के मुकाबले में खड़ा करने की तैयारी में जुटी हुई हैं। ममता के मिशन 2024 को अंजाम देने के काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं उनके रणनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर देश की तमाम राज्य स्तर की पार्टी के नेताओं से मिलकर ममता बनर्जी के एक्सपेंशन प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों के दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार के दिल्ली वाले घर पर बैठकें भी हो चुकी है, जिसमें शरद पवार, यशवंत सिन्हा से लेकर तमाम छोटे बड़े दलों के नेता शामिल हुए थे। भारतीय वायुसेना को एक और सौगात। रक्षा मंत्रालय ने 2236 करोड़ रुपए की लागत से GSAT 7C उपग्रह और संबंधित उपकरणों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मुंबई लोकल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी। रेलवे और महाराष्ट्र राज्य सरकार ने UTS मोबाइल ऐप और यूनिवर्सल पास को लिंक किया। यात्री काउंटर पर जाए बिना खरीद सकते हैं टिकट। दिल्ली मेट्रो के पिंक लाइन कॉरिडोर पर भी दौड़ेगी ड्राइवरलेस मेट्रो। कल हरदीप सिंह पुरी और कैलाश गहलोत करेंगे उद्घाटन। बुल्गारिया में बड़ा बस हादसा, दुर्घटना में 45 लोगों की मौत। बुल्गारिया के प्रधानमंत्री स्टेफन यानेव ने घटनास्थल का दौरा किया। भुवनेश्वर में आज से हॉकी जूनियर विश्व कप का आगाज। 24 नवंबर को फ्रांस के खिलाफ उतरेगी भारतीय टीम। 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा टूर्नामेंट। जम्मू कश्मीर को मिली बड़ी कामयाबी। बोहरी कदल आतंकी हमले में शामिल कश्मीर के 3 आतंकवादी गिरफ्तार। 9 नवंबर को आतंकवादियों ने बोहरी कदल में संदीप मावा की दुकान पर एक सेल्समैन इब्राहिम अहमद की हत्या की थी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में TLC अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सचिव की गोली मारकर हत्या। घर के पास ही हुई वारदात। 4 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। 111 किलो तक ड्रग्स बरामद। 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ट्रांसपोर्ट ऑफिस के नाम से चलती थी ड्रग्स की लैब। दिल्ली पुलिस का स्नैचिंग की 30 से ज्यादा वारदातों को सुलझाने का दावा। आदिल मलिक नाम का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक आदिल ने 100 से ज्यादा वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की है। राजस्थान के भीलवाड़ा में युवकों ने खुलेआम तलवारें लहराई। एक ऑफिस पर किया हमला। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। इनाम घोषित किया। दिल्ली का सदर बाजार थाना देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित। दिल्ली का कोई थाना पहली बार सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया। नंबर 1 की ट्रॉफी दिल्ली सदर बाजार थाने पहुंची तो ढोल के साथ मना उत्सव। बिहार के हाजीपुर में लूट की वारदात। दुकान से करीब 25 लाख उड़ा ले गए लुटेरे। दुकानदार को बनाया बंधक। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के फतेहपुर में बीजेपी विधायक विक्रम सिंह का थाने के अंदर धरना प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी के नेताओं से हुआ था झगड़ा। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के लिए थाने में हंगामा किया।
दिल्ली के कस्तूरबा अस्पताल के डॉक्टर्स की चेतावनी, हड़ताल, सैलरी को लेकर पूर्ण हड़ताल पर जा सकते हैं डॉक्टर्स। पिछले 3 महीने से नहीं मिल रही सैलरी। हड़ताल कर रहे डॉक्टर्स की मीटिंग, समिति के अधिकारियों के साथ हुई बातचीत। मीटिंग में डॉक्टरों से हड़ताल वापस लेने का आग्रह, समाधान निकालने का आश्वासन। जम्मू कश्मीर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान, कहा देश का पैसा लेकर फरार भगोड़ों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश से धारा 370 हटने के बाद अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है। शिवसेना सांसद भावना गवली की आज ईडी के सामने पेशी, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी पूछताछ के लिए सम्मन जारी किया। भावना गवली 18 करोड़ रुपए की जालसाजी और धोखाधड़ी का आरोप है। मुंबई में महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल परब के घर पर कुछ लोगों ने काला पेंट फेंका। हड़ताल के मुद्दे पर मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। और आइए कुछ और बड़ी खबरों पर आपको अपडेट देते हैं फटाफट अंदाज में। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह को भगोड़ा घोषित करने के आदेश की कॉपी घर पर चिपकाई गई। 100 करोड़ की वसूली केस में पुलिस को परमवीर सिंह की तलाश है। परमवीर सिंह के खिलाफ दर्ज वसूली के एक केस के विशेष सरकारी वकील प्रदीप भरत ने महाराष्ट्र के सीएम, डीजीपी और थाने पुलिस को शिकायत की। जांच अधिकारी पर लापरवाही बरतने का लगाया आरोप, कहा जांच से जुड़ी जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं अधिकारी। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की किताब पर कोहराम, आतंकवाद पर अपनी ही पार्टी को घेरा। किताब में लिखा, मुंबई हमले के बाद भारत को तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए थी। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का कांग्रेस पर निशाना, कहा तत्कालीन यूपीए सरकार ने देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया। कांग्रेस को देश की चिंता नहीं, मनीष तिवारी ने किताब में सच कबूला है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने मनीष तिवारी की किताब पर कहा, कांग्रेस राज में आतंक के खिलाफ कड़े फैसले लिए गए। मनीष तिवारी के विचार निजी हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या के मामले पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। प्रकाशन और बिक्री पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की गई है। त्रिपुरा मामले में ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, कल होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव टालने से कोर्ट का इनकार। टीएमसी ने राजनीतिक हिंसा का हवाला देकर चुनाव टालने की मांग की थी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को रोकने के प्रयासों को लेकर असंतोष किया था व्यक्त। दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम खत्म करने और स्कूलों को फिर से खोलने पर आज केजरीवाल सरकार लेगी फैसला। पिछले कुछ दिनों से प्रदूषण के चलते बंद हैं स्कूल्स, कॉलेजेस और सरकारी दफ्तर। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। पीएम मोदी ने 19 नवंबर को कृषि कानूनों को वापस लेने का किया था ऐलान। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बड़ा बयान, कहा कृषि कानूनों को रद्द करने से खत्म नहीं होगा मोदी सरकार के प्रति किसानों का विश्वास। आगामी चुनावों में बीजेपी को भुगतने पड़ेंगे नतीजे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हमारी पार्टी चुनावी अभियान में लग गई है। मोदी सरकार ने कृषि कानून वापस लेकर सही किया, लेकिन अब किसानों के साथ बातचीत को ज्यादा नहीं लटकाना चाहिए। किसानों के अल्टीमेटम के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने अपना कार्यक्रम रद्द किया। टिकैत ने लखीमपुर में चीनी मिल के उद्घाटन समारोह में टेनी के जाने का विरोध करने का ऐलान किया था। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे का आज है तीसरा दिन। शाम 5 बजे ममता की पीएम मोदी से होगी मुलाकात। त्रिपुरा हिंसा और बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का उठाएंगी मुद्दा। कांग्रेस को तगड़ा झटका, दिल्ली में ममता बनर्जी की मौजूदगी में कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद, अशोक तंवर और पूर्व जेडीयू सांसद पवन वर्मा टीएमसी में शामिल हुए। ममता बोली, बीजेपी को हराना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता। दिल्ली में गीतकार जावेद अख्तर और सुधींद्र कुलकर्णी भी ममता बनर्जी से मिले। सुधींद्र कुलकर्णी के भी टीएमसी में शामिल होने की है चर्चा। टीएमसी में शामिल होने के बाद बोले पवन वर्मा, 2024 में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर ममता बनर्जी केंद्र में होंगी, चाहे सत्ता में हो या फिर विपक्ष में। कीर्ति झा आजाद का बयान, कहा ममता बनर्जी ने जमीन पर उतरकर लड़ाई लड़ी, मेरी भी हमेशा लोगों के लिए जमीन पर उतरकर लड़ाई लड़ने की कोशिश रही है। एबीपी न्यूज पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन बोले, ममता और बीजेपी के बीच सांठगांठ। ममता बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस को तोड़ने में लगी हैं। ईडी और सीबीआई के भय से ममता डर गई हैं और इसलिए दिल्ली दौरा है। और अब यूपी की राजनीति से जुड़ी कुछ अहम खबरें आपके सामने तेज रफ्तार में।
यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बनी। आज गठबंधन का ऐलान भी संभव। अखिलेश यादव का ट्वीट, लिखा जयंत जी के साथ बदलाव की ओर। जयंत ने लिखा बढ़ते कदम। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी को समाजवादी पार्टी 30 से 35 सीट दे सकती है। जयंत चौधरी ने डिप्टी सीएम का पद भी मांगा है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव बोले, देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या। यूपी के लिए समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा काम किया। यूपी के जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का कल शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नाम होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यूपी देश का पहला राज्य होगा जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के शिलान्यास की तैयारियों का जायजा लिया। अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा कुछ लोग अकल से पैदल हो गए हैं, हर प्रोजेक्ट पर अपने दावे पेश करते हैं। कानपुर में सीएम योगी का ओवैसी पर निशाना, कहा समाजवादी पार्टी का एजेंट बनकर ओवैसी बिगाड़ रहे हैं माहौल। लोगों को भड़काया तो चाचा जान अब्बा जान से सख्ती से निपटेगी सरकार। कानपुर में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में जेपी नड्डा का अखिलेश यादव पर हमला, कहा समाजवादी पार्टी परिवारवाद से प्रेरित, जिन्ना को याद करने वालों को राष्ट्रवादी मुंहतोड़ जवाब देंगे। मिशन यूपी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सिख वोटरों को साधने की कवायद। कानपुर के गुरुद्वारे में सीएम योगी के साथ मत्था टेका। यूपी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए एक्शन में बीएसपी सुप्रीमो मायावती। पार्टी कैडरों के साथ बैठक में 86 सुरक्षित सीटों को जीतने की रणनीति पर मंथन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज से 2 दिवसीय कानपुर दौरा। आज चौधरी हरमोहन सिंह यादव की जयंती समारोह में करेंगे शिरकत। कल हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मिशन यूपी। 25 नवंबर को सीतापुर और 27 नवंबर को जौनपुर में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को करेंगे संबोधित, देंगे जीत का मंत्र। पंजाब में शिक्षकों से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा वादा। गेस्ट टीचर्स को पक्की नौकरी देने समेत 8 गारंटी दी। कहा सरकार बनते ही शिक्षकों के सारे खाली पद भर दिए जाएंगे। पंजाब में कांग्रेस पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, बोले अगर हम कचरा लेना शुरू कर दें तो कांग्रेस के 25 विधायक आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। 2 से 3 सांसद भी हमारे संपर्क में। अरविंद केजरीवाल के बयान पर पंजाब के डिप्टी सीएम ओपी सोनी का पलटवार। कहा कांग्रेस के विधायकों का तो पता नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी के काफी विधायक कांग्रेस में आने के लिए उतावले हैं और बहुत से आ भी गए। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का पोस्टर जारी किया है, लिखा नकली केजरीवाल। सोमवार को केजरीवाल ने रैली में कहा था मेरी नकल कर चन्नी कर रहे हैं ऐलान। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल का अरविंद केजरीवाल को चैलेंज, कहा वो जो ऐलान पंजाब में कर रहे हैं पहले उसे दिल्ली में लागू करें। चन्नी भी झूठ बोल रहे हैं और केजरीवाल झूठ पर निर्भर है। पंजाब में कृषि कानूनों की वापसी भी नहीं दूर कर पाएगी बीजेपी। अकाली दल की दूरी, सुखबीर सिंह बादल ने कहा बीजेपी से नहीं मिलाएंगे हाथ। पंजाब में चरम पर सियासी झगड़ा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर बोला हमला। कहा अकाली दल से मैं नहीं चन्नी मिले हुए हैं। 2007 में निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद चन्नी ने अकाली दल को समर्थन दिया था। राजस्थान में धार्मिक यात्रा के बहाने वसुंधरा राजे का शक्ति प्रदर्शन। लंबे अरसे बाद सार्वजनिक मंच पर नजर आई। मेवाड़ संभाग की 3 दिन की यात्रा पर निकली। कोरोना काल में मरने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के परिजनों से मुलाकात भी करेंगी। राजस्थान में नवगठित मंत्री परिषद की आज पहली बैठक। शाम 4 बजे होगी ये मीटिंग। मंत्रियों के विभाग का बंटवारा हो चुका है। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने बिना शादी लिव इन में रहने को बताया अवैध। कहा इस पर कानून लाने की कोशिश करेंगे। लिव इन रिलेशनशिप से नई पीढ़ी बहक रही है। अब सवाल यह है कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी से सरकारें आखिर डरी हुई क्यों हैं? आखिर इसके खतरे क्या हैं? तो ये सब समझने के लिए सबसे पहले आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना चाहिए। देखिए हमारी रिपोर्ट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक गुप्त करेंसी है। करेंसी यानी मुद्रा, ये ऐसी मुद्रा है जिसे आप हाथ से छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। ये करेंसी एक तरह का कोड है। इसी को नए युग की करेंसी कहा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में ऐसी ही करेंसी का पूरी दुनिया में बोलबाला होगा।
क्रिप्टो करेंसी किसी मुद्रा का एक डिजिटल रूप है। यह किसी सिक्के या नोट की तरह ठोस रूप में आपकी जेब में नहीं होती है। यह पूरी तरह से ऑनलाइन होती है। इसको कोई सरकार या कोई सेंट्रल बैंक जारी नहीं करता। बिना किसी नियम के जरिए इसका व्यापार होता है। यूजर्स के पास ही इसकी सुरक्षा का पूरा जिम्मा होता है। क्रिप्टो करेंसी को लेन देन के जरिए के अलावा एक संपत्ति की तरह भी जमा किया जा सकता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार में बहुत सी शंकाएं भी हैं। इसीलिए सरकार भारत में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलराइज करना चाहती है। सरकार के मन में यह डर है कि क्रिप्टो करेंसी जारी करने वाली कोई सेंट्रलाइज संस्था नहीं है। क्रिप्टो करेंसी का कोई फ्रॉड होने पर किसे जिम्मेदार माना जाएगा? आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। क्या क्रिप्टो करेंसी लेन देन का समानांतर वित्तीय सिस्टम बन जाएगा? क्या सेंट्रल बैंक और सरकारों की अहमियत खत्म हो सकती है? क्या कानून के जरिए ऐसी तकनीक पर रोक लगा पाना संभव है? इसके अलावा निजता और डेटा की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? प्रधानमंत्री जी ने जो हाल में क्रिप्टो करेंसी को लेकर चिंता जताई है, वो इस कारण से है कि क्रिप्टो करेंसी में निवेश न केवल खतरनाक है, ज्यादातर यंग पॉपुलेशन इस पे निवेश कर रही है। 21 साल से लेकर 35 साल तक वो टेक्नोलॉजी को बिना सोचे समझे इस पे निवेश कर रहे हैं। ये बैडली एंड होगा। जब तक थोड़े टेक्निकल लोग इसमें अपना इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे, चल रहा था, तब तक ठीक है। आज बिकॉज इतना हाई प्रेशर एडवर्टाइजिंग इस प्रोडक्ट का हुआ है, उसकी वजह से एक आम आदमी भी इसमें जा रहा है, और जब भगदड़ मचती है तो हानि होनी ही होनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये खतरा सिर्फ सरकारों के लिए ही है, ये खतरा आम आदमी के लिए भी है। तकरीबन 10 करोड़ लोगों ने इसमें निवेश कर रखा है। ऐसे में अगर सरकार क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगाती है तो खतरा इस सारे निवेश पर आएगा। क्रिप्टो करेंसी से आम आदमी को भी होने वाले खतरे को समझ लीजिए। आम आदमी इसे खरीद तो सकता है, लेकिन बेचने के लिए पूरी तरह से क्रिप्टो एक्सचेंज पर निर्भर है। अगर आपके साथ धोखा होता है या आपकी क्रिप्टो करेंसी चोरी होती है तो फिर वो वापस नहीं मिलेगी, क्योंकि क्रिप्टो एक्सचेंज को भी ये पता नहीं होगा कि जो करेंसी गई उसके असली मालिक आप ही थे। क्रिप्टो करेंसी की कीमतें कैसे बढ़ रही हैं और कैसे घट रही हैं, इसका कोई प्रामाणिक और पारदर्शी तरीका नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनावी रण तकरीबन करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे बयान वाले बाण भी तेज हो गए हैं। नेता अपने तीखे बयानों से एक दूसरे को चेतावनी दे रहे हैं। कल योगी ने एक बार फिर से चाचा जान अब्बा जान वाला बयान देकर उत्तर प्रदेश में दूसरी सियासी पार्टियों को चेतावनी दे डाली है। तो सीएम योगी फिर उसी अंदाज में दिखे जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। अब्बा जान वाले बयान पर विवाद ठंडा भी नहीं हुआ कि फिर सीएम योगी ने उसी अंदाज में फिर ललकार दिया। चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। निशाना यहां अखिलेश यादव और उनकी पार्टी थी। बयान उस वक्त दिया गया जब मंच पर खुद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। इससे पहले एआईएमआईएम पार्टी के अध्यक्ष ओवैसी ने भी अपनी रैली में सीएए और एनआरसी कानून पर बोलते हुए शाहीन बाग का जिक्र किया था। ओवैसी बोले तो योगी को भी बोलने का मौका मिल गया। एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखना, हम खुद आएंगे यहाँ पर। हम मुतालबा करते हैं कि सीडब्ल्यूए का कानून वापस लिया जाए। हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर के प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश आज इस दिशा में आगे बढ़ चुका है। अब दंगा नहीं, दंगा मुक्त प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान है। सवाल ये उठता है कि इन बयानों से यूपी के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। क्या ऐसे तीखे और विवादित बयानों से ध्रुवीकरण तेज होगा और जिसका फायदा ओवैसी और योगी को मिलेगा?
देखिए, बात यूपी की हो रही है। यूपी चुनाव के लिए अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की आरएलडी के बीच गठबंधन का आज औपचारिक ऐलान हो सकता है। कल दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई और ट्विटर पर जो तस्वीरें साझा की गई उसने काफी कुछ कह दिया। पिछले कुछ घंटों से जिस तस्वीर ने यूपी की सियासत में हलचल मचा रखी है, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के उस बढ़ते कदम पर आज औपचारिक मुहर लग सकती है। माना जा रहा है कि आज समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। हालांकि जयंत चौधरी 50 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन आरएलडी को 30 से 35 सीटें मिलने का अनुमान है। यूपी चुनाव जीतने के लिए अखिलेश यादव ने एक फॉर्मूला बनाया है। ये फॉर्मूला MY वाला नहीं, MB वाला है। M मतलब मुस्लिम, B मतलब बैकवर्ड। उन्हें लगता है कि इस बार 20% मुस्लिम वोटों में कोई बंटवारा नहीं होगा। 10% यादव पहले से उनके साथ है। गैर यादव पिछड़ों से उनकी उम्मीदें 4% राजभर, 5% मौर्य, 4% जाट और नोनिया जैसी अति पिछड़ी बिरादरी पर है। ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन करके अखिलेश ने पूर्वांचल में तो खुद को मजबूत कर लिया है। जयंत चौधरी के साथ गठबंधन करके वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी बिसात बिछाने की कोशिश में है। सवाल ये है कि क्या अखिलेश को इसका फायदा होगा। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में भी हमने ये सवाल पूछा था कि जयंत चौधरी से गठबंधन का अखिलेश को फायदा या नुकसान। इसके जवाब में 60% लोगों ने कहा था कि अखिलेश को फायदा होगा, जबकि 40% लोगों ने कहा था कि नुकसान होगा। नफा नुकसान तो खैर नतीजे बताएंगे, लेकिन अखिलेश यादव जिस तरह एक के बाद एक चाल चल रहे हैं, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि यूपी में वो इस बार बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाले हैं। और अब बात बॉलीवुड की पंगा क्वीन कंगना रनौत की कर लेते हैं, जिनकी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती दिख रही हैं और हर बार की तरह इस बार भी उनकी मुसीबत का कारण खुद वो ही बनी है। सिख समुदाय पर कंगना की विवादित टिप्पणी कैसे कंगना की मुसीबत बन गई है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कंगना रनौत का यही वो पोस्ट है जो उनके गले की फांस बन गया है। यही वो पोस्ट है जो कंगना के खिलाफ FIR का कारण बन गई। कंगना ने अपनी इस पोस्ट में सिख समुदाय पर टिप्पणी करते हुए लिखा, खालिस्तानी आतंकवादी शायद आज सरकार का हाथ मोड़ रहे हैं, लेकिन भारत की इकलौती प्राइम मिनिस्टर को मत भूलिए, जिन्होंने इनको अपनी जूती के नीचे दबा दिया था। उन्होंने इस देश के लिए पता नहीं कितना सहा है। उन्होंने अपनी जिंदगी के बदले इन्हें मच्छरों की तरह कुचला है, लेकिन देश के टुकड़े नहीं होने दिए। उनकी मौत के दशकों बाद भी आज तक ये उनके नाम से कांपते हैं। इनको वैसा ही गुरु चाहिए। सिख समुदाय पर कंगना के इसी पोस्ट को लेकर मुंबई के खार पुलिस में कल अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने शिकायत दर्ज कराई थी और महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे से कार्रवाई की मांग की थी। कंगना के इन बयानों को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि कंगना ऐसे बयान अपनी आने वाली फिल्म के प्रमोशन को बढ़ावा देने के लिए दे रही हैं। कंगना के इन विवादित बयानों से फिल्म का प्रमोशन हो ना हो, लेकिन कंगना की मुसीबत का प्रमोशन जरूर हो रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।